वेलकम डियर फ्रेंड्स। NEP 2020 के ऊपर ये दूसरा लेटेस्ट वीडियो है हमारा। और आज हम पढ़ने वाले हैं गाइडिंग लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, क्या हमारा जो लाइट है, हमारा जो गाइडिंग लाइट है, मतलब जो जिससे हम निर्देशन पाते हैं, जिससे हम अ, उद्देशित होते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, उसके पीछे का जो मूल जो बिंदु है वो क्या है एजुकेशन पॉलिसी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो उस हम गाइडेंस को हम समझने का प्रयास करें, उस निर्देशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, द रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। पहली बात तो डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में अगर कहें, डिग्निटी, हम डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा इंडिविजुअल की डिग्निटी का को प्रमोट करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो इंडिविजुअल की डिग्निटी की अगर हम बात करें तो इसी इंडिविजुअल से अ, राष्ट्र की जो डिग्निटी है जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं राष्ट्र का एक समूह है जिसके कुछ खास उद्देश्य होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल की डिग्निटी की हम वकालत करते हैं तो भारत को भी, भारत देश को भी, भारत कोई ऐसा तो नहीं कि 1947 में भारत आया। भारत उससे पहले भी था, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत था। इस देश पर हज़ारों आक्रमण हुए, उन आक्रमण से पहले भी भारत था। तो कहने का मतलब, अगर इतिहास को हम कई चरणों में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो एक तो इतिहास का जो डिवीज़न है, वैसे कई तरीके से डिवीज़न किए गए। एक जो सामान्य सा जो एक्सेप्टेबल डिसीजन डिवीज़न है, जो पब्लिक डोमेन में ज़्यादा पॉपुलर है, वो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो भारत तो केवल मॉडर्न नहीं था, अंग्रेज के समय ही नहीं था। भारत केवल अकबर और बाबर और शिवाजी ही नहीं थे। ठीक है, इस भारत में उससे पहले भी भारत था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त जैसे शासक हुए, उसमें हर्ष जैसे शासक हुए। हाँ, जिसके काल में हुमायूं सांग जैसे लोग आए और जिन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति का काफ़ी बेहद विश्लेषण किया है। मेगास्थनीज की इंडिका इस पर पूरी लिखी गई और उसमें भारत के वैभव का गुणगान किया गया। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इंडिया वाज वेल डेवलप्ड, इंडिया इंडिया कल्चर रिच हेरिटेज था, जिसमें वेदास की बात आती है, जिसमें उपनिषद की बात आती है। ठीक है, तो ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल, द रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज सिस्टम। कि भारत में जो ऋग्वेद कहता है कि आनु भद्रा क्रतु यंतु विश्वतः, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। अगर इस मूल मंत्र को पूरे विश्व में अगर प्रसारित कर दिया जाए, ये भारत की बहुत बड़ी कमी थी। भारत ने अपने ज्ञान का का प्रोपेगेंडा नहीं किया। को बहुत मतलब अच्छी चीज़ें थी, लेकिन उसका बहुत मतलब ये नहीं कि दूसरे देश में गए या आक्रमण किया, उसको अपनी बातों को इम्पोज कराया, इस तरह का नेचर नहीं था। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सभ्य समाज कभी आक्रमणकारी समाज नहीं होता है। तो भारत का समाज जो है, एंशिएंट हिस्ट्री जो थी अगर कहा जाए, तो वो बहुत ही भारत का जो इतिहास बहुत ही विजडम वाला था, बहुत पढ़ा लिखा समाज था, वो आक्रमणकारी समाज नहीं था। तो इस वजह से ये प्रोपेगेंडा नहीं हम कर पाए, जबकि होना चाहिए था। ऋग्वेद भी कहता है कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः। तो ये अगर हम इस मूल मंत्र को अगर हम बोलें, तो इस मूल मंत्र के सहारे हम विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। जब आप दूसरे की भावनाओं को की कदर करते हैं, दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और हर तरफ से अच्छी बातों को ग्रहण करने की जो आपकी ग्राह्यता है, जब तक आप दूसरे के मन में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं और उस हिसाब से आचरण करें, तो फिर आपका भी भला नहीं हो सकता, इंडिविजुअल का, सोसाइटी का और देश का भला नहीं हो सकता। तो ऋग्वेद कहता है कि अनुभद्रा क्रतु इंतु विशुतः, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। और इसीलिए शायद भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आई, जो कि और नहीं किसी भी संस्कृति में दिखाई नहीं देती है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट्स हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। द परसूट ऑफ नॉलेज, जिन विजडम, pragya and truth, satya, was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal.
The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self. World class institutions of ancient India, such as Takshila, Nalanda, Vikramshila, Vallabhi, set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and कंट्रीज़। अब आप जब हम आज हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो भारत के लोग कहाँ जाते हैं? हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन सब विद्यालयों की चर्चा होती थी। और यही हाल भारत का था एंशिएंट जो पीरियड था जिसमें तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे और जहाँ पर दूर देश के विदेशी छात्र आते थे और ज्ञान प्राप्त। और यही वैभव भारत के लिए खतरनाक साबित हुआ जब भारत से गल्फ कंट्रीज से जो आक्रमणकारी आए, मुग़ल, हूण, शक, अरेबियन, ये सारे जो ब्रिटिशर्स, ये सारा भारत का वैभव ही था जिसकी वजह से वो लोग आए और भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। दूसरा पॉइंट है इसमें, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स सच एज चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुना, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, तिरुवल्लुवर, among numerous others who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical science and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigations, yoga, fine arts, chess, and more. Indian culture and philosophy have had a strong influence on the world. These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhanced, and put to new uses through our education system. तो यहाँ पर चर्चा की गई है कि भारत का जो नॉलेज सिस्टम था, जो कंटिन्यूअस नॉलेज सिस्टम था, कंटिन्यूटी के था, कंप्रिहेंसिविटी को लिए हुए था, कंप्रिहेंसिव था अप्रोच में, इंक्लूसिव था, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नॉलेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित हुआ करता था, कोलैबोरेटिव भी था ये। तो उस सिस्टम की बात की गई है और यही कारण था कि जितने भी ल्यूमिनरीज के नाम लिए गए हैं वो सारे भारत में पनप पाए। जब तक अगर शांति नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए शांति का होना ज़रूरी है। और भारत में अगर इतने सारे विद्वान पैदा हुए हर फील्ड के, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, किसी भी फील्ड का आप, मैथमेटिक्स, पाई, डेसिमल, जीरो सिस्टम के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। पाइथागोरस का जो थ्योरम कहते हैं वो बोधायन सूत्रम कहा जाता था। तो इसमें बहुत सारे नाम नहीं भी शामिल किए गए हैं, लेकिन अगर इतने सारे लोग अगर हम काउंट कर पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि भारत एक शांति स्थली थी और जहाँ पर विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, भूगोल सब पर विशद विश्लेषण किया गया और उस पर इस तरह के विद्वान पैदा हुए। और ये तभी हो पाया जब वो जो आनभद्रा वाली संस्कृति है वो रहती, सबको हम एक्सेप्ट करते, ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है उसको हम स्वीकार करते। और जिस तरह का डिवीज़न हम आज के भारत में देख रहे हैं, विश्व में भी देख रहे हैं, वो डिवीज़न जो धार्मिक आधार पर जो डिवीज़न दिखाई दे रहा है, जातिवादी आधार पर जो डिवीज़न दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। हाँ, ये टाइटल, हाँ ये इस मानसिकता के होंगे, ये जो सोच जो डेवलप हुई है। पहले जब हम लोग जन्म लिए तो उसमें कास्टिज्म का प्रभाव देखा, अब न्यू कास्टिज्म का प्रभाव देख रहे हैं। तो ये दोनों ही खतरनाक व्यवस्थाएं हैं और जो कि न तो कोई कास्ट को समझ पाया
जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग थे वो लोग समझा भी नहीं पाए, तो तमाम तरह की गलतियाँ हुई और आज़ादी के बाद भी हमने उस पर काम नहीं किया। अगर उस पर काम किए होते तो निश्चित रूप से समाज बदला होता, लेकिन समाज में उस तरह के नेतृत्व की कमी दिखाई दी, जिसकी वजह से समाज कहीं न कहीं अधिकार की ज़्यादा बात बात करने लगा है। कर्तव्यों की बात हम भूल गए, चाहे घर के लेवल पर हो, सब अधिकार चाहते हैं, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। लेकिन कर्तव्य की भावना मिसिंग होती जा रही है, इसलिए समाज और आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होगी। सभी परेशान होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्न होगा और समाज निश्चित रूप से बर्बादी की ओर अग्रसर होगा। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो जिस लायक है, उस लायक उसको शिक्षा प्राप्त हो। यह तभी संभव है जब हम ग्रास रूट लेवल पर काम करना करेंगे और स्कूल ही वो सिस्टम है जिसके माध्यम से हम इस व्यापकता को अपना सकते हैं, ला सकते हैं और सोच को बदल सकते हैं। धन्यवाद।